नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी के द संतोष भारती शो में आपका स्वागत है। मुस्कुराई कि आप हिंदुस्तान में। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जो घटना बताने जा रहा हूं आपको, आप जरूर सुन के मुस्कुराएंगे कि हमारा देश कितना सोचने, समझने, विचारने वाला देश है। किन किन चीजों को लेकर के हम निश्चिंत होते हैं, हमारी व्यवस्था निश्चिंत हो जाती है, और वो कुल मिलाकर के कैसे फैसले करती है, वो किससे उसको तकलीफ होती है, नहीं तकलीफ होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम नरेश और दूसरे का शिवम। बहुत संकोच से मुझसे मिलने के लिए आए और मैंने पूछा क्या बात है, तो खड़े होके उन्होंने 1 मिनट 2 मिनट तो हिम्मत जुटाई और फिर कहा कि आपसे अपनी एक समस्या कहना चाहते हैं। मुझे लगा कि शायद कोई सिफारिश होगी, हो सकता है किसी चीज की आवश्यकता हो, तो हिम्मती लोग कह देते हैं। मैंने कहा बात क्या है बताओ। उनकी शुरुआत थी कि सर जो बात हम कह रहे हैं वो हमारे दोस्तों की भी बात है, वो भी यही आपसे निवेदन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा बात तो बताओ, फिर तय करते हैं क्या मैं कर सकता हूँ क्या नहीं। तो उन्होंने जो बताया उसने मेरी परेशानी को, मन की परेशानी को चौगुना, पांचवा, 5 गुना, 6 गुना कर दिया। उनकी परेशानी क्या थी? उनका कहना है पिछले साल भर से क्लासेस नहीं चल रहे हैं, और क्लासेस नहीं चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, पर क्लासेस चल नहीं रहे हैं, लेकिन फीस हमसे बराबर ली जा रही है। फीस किस चीज की है और कितनी है? आपके बच्चे अगर डिग्री में पढ़ते हों कॉलेज में तो आपको अंदाजा होगा, मैं बताता हूँ। 30,000 से लेकर के और 1 लाख तक की महीने की फीस है डिफरेंट कोर्सेज की। लेकिन फिर भी ये मान के चलिए कि 30 से 50,000 के बीच में एवरेज फीस है स्टूडेंट की। अब जिसके पिता खेती में काम करते हैं, जिसके पिता के 2 या 3 बच्चे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे? और ये कह रहे हैं कि हम लोग तो किसी तरीके से घर वाले अपना पेट काट के, शब्द है पेट काट के, उनके लिए हर महीने 30 से 50,000 रुपए का इंतजाम कर रहे हैं। हम उसको दे भी रहे थे, लेकिन ये हमारे कॉलेज का सिस्टम और सरकार इतनी बेरहम है कि उसने ये नहीं देखा कि जब सब कुछ खत्म हो गया, हमारे पिताजी की भी आमदनी खत्म हो गई होगी। दूसरी चीज, वो कॉलेज की किसी चीज का उन्होंने साल भर में इस्तेमाल नहीं किया। न वहां के कंप्यूटर का किया, न वहां की बिल्डिंग का किया, न वहां की पानी और बिजली का किया। टीचर्स आए नहीं, कंप्लीट शटडाउन था। किस बात के पैसे? महीने के 30,000 से लेके 50,000 के बीच में। और वो दोनों बच्चे इतने दुखी थे, कह रहे थे कि हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किससे अपनी बात कहें। सरकार सुनती नहीं है, कॉलेजेस सुन नहीं रहे हैं, क्या करें हम? एक कॉलेज में तो एक बच्चे ने ये बताया, उसने कहा कि हम से लाइब्रेरी की फीस ली जाती है और हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी है ही नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आज जो ग्रेजुएट कर रहे हैं विद्यार्थी या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, उनके सामने इसी तरह की समस्याएं आ रही हैं। लेकिन न कॉलेज सुनने वाला है, न सरकार सुनने वाली है। तो ये बच्चे करें तो क्या करें? एक बच्चे के पिताजी की आमदनी इस समय कुल 25,000 की है, और वो 25,000 रुपए, उसमें उनके दूसरे बच्चे भी हैं। तो वो लड़का बंबई में अपने चाचा के पास रहता है और चाचा के पास रह करके उनकी मदद से पढ़ाई कर रहा है, जबकि चाचा की अपनी बेटी है, उनके अपने बच्चे हैं। ये बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे भाग्य में आखिर होगा क्या, भविष्य में होगा क्या। और जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें
एक कमाल की बात इन्होंने बताई जो सारे देश की समस्या है। उनका कहना है कि हेलो हेलो में टाइम निकल जाता है, कनेक्शन जुड़ता नहीं है, इंटरनेट चलता नहीं है, मोबाइल का भी कनेक्शन अगर इंटरनेट न अवेलेबल हो और मोबाइल से बात करना चाहें अपने टीचर से तो बात होती नहीं है, क्योंकि सारा समय हेलो हेलो में निकलता है और उसके बाद फोन अपने आप कट जाता है, एक कॉल भी कंप्लीट नहीं होती है। उनकी ये समस्या सारे देश की समस्या है। और मजे की चीज ये है कि हमारा डिजिटल इंडिया जिससे सब कुछ जोड़ दिया गया है, यहाँ तक कि बैंक, अस्पताल सब कुछ जुड़ गए हैं। आपकी बीमारी, आपके ऐप जितने भी हैं वो आपके मोबाइल से जुड़े हुए हैं और मोबाइल काम नहीं कर रहा है। और सरकार को ये चिंता नहीं है कि किस तरीके से कम कनेक्शन, तो आप चांद पे जा रहे हैं, आप सब कुछ बोल रहे हैं, आप ऐप के जरिए से सारी चीजें करना चाहते हैं, खुद बहुत सारी चीजों का प्रचार स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने इस बार अपने मन की बात में उन्होंने प्रचार किया नमो ऐप का, उनके बारे में जानना है, उनको फॉलो करना है, वो कैसे, उनका प्रोग्राम क्या है, वो किस तरीके से सोचते हैं, उनके पुराने वीडियोस, पुरानी फिल्म क्या है। तो उन्होंने कहा नमो ऐप देखिए। मतलब अगर हम नमो ऐप भी देखना चाहें लेकिन हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा है, हम फोन से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम करेंगे क्या? और इन बच्चों के भविष्य की चिंता, ये जो 2 बच्चे, उसके बाद फिर कुछ और बच्चे आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरे जैसे लोग उपलब्ध नहीं हो पाते, जो उनकी समस्या आपके सामने रखें। अब इन बच्चों को ये विश्वास है कि जब ये समस्या लोगों के सामने आएगी तो वो सारे लोग अपनी बात, अपनी तकलीफ बताएंगे, जो दूसरे कॉलेजेस में, देश के दूसरे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो चाहे बिहार के कॉलेजेस हों, वो चाहे तमिलनाडु के कॉलेजेस हों, चाहे कर्नाटक के कॉलेजेस हों, हर जगह एक ही तरह की समस्या है। इस बढ़ी हुई और अमानवीय फीस इनका परिवार कैसे दे पाएगा? अब इन बच्चों को उसकी चिंता ज्यादा है बजाय अपनी पढ़ाई के। वो अपने माँ बाप को घुलते घुलते, परेशान होते, बीमारी की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहते। वो ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके, मैंने कहा ना कि अगर किसी कॉलेज में लाइब्रेरी है ही नहीं और उनसे लाइब्रेरी की फीस ली जा रही है, टोटल फीस मिलाकर के 30, 32, 50, 40 इस तरीके का एवरेज बटा हुआ है। जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है उनमें तो 1 लाख तक की फीस। अब ये बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे तो हमको जॉब कहाँ मिलेगी, जॉब है क्या कहीं पे? अभी उनकी चिंता अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने माँ बाप की परेशानी की है। और उसके बाद उनकी चिंता अपनी पढ़ाई के कंटिन्यूएशन को इसलिए लेकर के है कि उनके पास पढ़ाई के दूसरे साधन ही नहीं है। ऑनलाइन इंटरनेट नहीं चल रहा है, सही ढंग से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उनकी चिंता शुरू हो जाएगी, उनको जॉब कैसे मिले, उनको नौकरी कैसे मिले। आपको नहीं लगता कि ये देश की चिंता है? आपको ये नहीं लगता कि इसकी चिंता शिक्षा मंत्री से ज्यादा प्रधानमंत्री जी को होनी चाहिए? क्योंकि जिन लोगों के बारे में नौजवान नौजवान आप कहते हैं कि युवा आएंगे, नौजवान आएंगे, देश को नौजवान संवारेंगे, तो क्या उन नौजवानों का नाम सिर्फ इसलिए लेते हैं कि वो चुनाव में आपकी पार्टी के कार्यकर्ता का रोल निभाएं? अब इन लड़कों की चिंता देखिए, वो ये कहते हैं कि तांडव को लेके देश में इतना बवाल हो गया। एक तांडव सीरीज है नेटफ्लिक्स पे या किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन देश में इतना बवाल हो गया, लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, मुकदमे, पता नहीं क्या क्या कर लिए। लेकिन इन लड़कों को इस बात की, इन विद्यार्थियों को, इन छात्रों को सबसे बड़ी चिंता है, जो मेरे पास आए उनकी भी ये चिंता और उनका कि हमारे साथियों की चिंता है कि कोई शिक्षा को लेकर आंदोलन क्यों नहीं करता? सस्ती, सही, जीवन में काम आने वाले एजुकेशन सिस्टम के लिए कोई आंदोलन इस मुल्क में क्यों नहीं करता? ये उनकी चिंता है। उनकी चिंता ये है कि ऐसी शिक्षा हमें क्यों नहीं दी जा रही है जिससे हमें नौकरी की जगह खुद हम रोजगार में उतर सकें और बिना अपने माँ बाप से पैसा लेके कि हम घूस देके कोई नौकरी करें। अभी
एक 20 मिनट पहले बंबई की एक बड़ी कॉलेज की मालिक मेरे पास आए थे, जो एयर होस्टेस और जो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, जो स्टूवर्ट होते हैं, उनको ट्रेनिंग देती है। बातचीत में वो कह गई कि हमारी बड़ी चिंता है कि जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं उन्हें काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर जगह बेकारी का दौर है, बेकारी का आलम है, और खासकर सबसे ज्यादा चिंता की बात इन लड़कों की है जो ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, जो बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे रहे हैं, ऊपर से अपने परिवार की चिंता में ये बच्चे घुल रहे हैं। अब अगर इन्हें चिंता होगी तो ये पढ़ाई कैसे कर पाएंगे और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे टिक पाएंगे? क्या इसकी चिंता सरकार को नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी चिंता आप नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी को नहीं होनी चाहिए? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर किसी का वार्तालाप का संबंध हो माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री आदि आदि से, जो देश को चलाने का दावा करते हैं, उनके पास ये बात नहीं रखी जानी चाहिए कि इस देश के नौजवान की, जिनमें से कल कोई अबुल कलाम, पुराने अबुल कलाम साहब बनेंगे, मौलाना आजाद जिनको हम कहते हैं, क्या कोई एपीजे अब्दुल कलाम जैसा भी बनेगा कि नहीं बनेगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोई बनेगा? ये सब वो हैं जो देश के लाल हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। क्या कोई डॉक्टर राधाकृष्णन जैसा बनेगा? कैसे बनेगा? अगर इस चिंता में घुला रहेगा वो और ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, कैसे वो बन पाएगा? तो क्या इस देश की शिक्षा को लेकर के और फीस को लेके कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे ड्रॉप आउट हो जाएं, पढ़ न पाएं और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक 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 पुर्जे का काम करें, जिंदाबाद मुर्दाबाद करें? और उनकी इस चिंता ने मुझे सचमुच बहुत प्रभावित किया कि तांडव या इस प्रकार के अमूर्त सवालों को लेकर के आंदोलन होते हैं, मुकदमे होते हैं, लोग सड़कें रोकते हैं, धरना देते हैं, लेकिन शिक्षा को लेके कोई क्यों नहीं आवाज उठाता कि ऐसी शिक्षा हो जो सबकी पहुंच में हो? कोई आवाज नहीं उठाता। तो दोस्तों, मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने शुरू में कहा कि मुस्कुराइए कि आप हिंदुस्तान में हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की समस्या है। दुनिया में किसी और देश की समस्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे देश में तो ये समस्या है। और अगर नौजवान इसके बारे में बात करने लगा है, बोलने लगा है, तो कल आपस में संगठित होगा, तो फिर आप देखेंगे कि एक दूसरा छात्रों का किसान आंदोलन जैसा आंदोलन खड़ा हो रहा है। सरकार से मेरा अनुरोध है, अभी से इस समस्या के ऊपर ध्यान दें, नहीं तो आप देखेंगे कि 6 महीने साल भर के भीतर इस देश के छात्रों का, जो इस महंगी शिक्षा से परेशान है, उनका कोई आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आंदोलन कब खड़े होते हैं? जब लोगों का ये विश्वास समाप्त हो जाता है कि हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। मीडिया को गालियां क्यों पड़ रही हैं? आज हमारे मीडिया के लोग परेशान हैं कि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है, उन्हें लोग अपने यहाँ बैठने नहीं दे रहे, इसलिए क्योंकि लोग उनकी बात नहीं उठाते हैं। और यही पॉलिटिकल सिस्टम की बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम अगर एड्रेस नहीं करेगा इन नौजवानों को, तो ये नौजवान पॉलिटिकल सिस्टम को एड्रेस करने लगेंगे, और उस सिस्टम को नौजवानों के एड्रेस करने के तरीके शायद दूसरे हों। किसान तो गांधी जी के आदर्शों को मान करके शांत हैं, लेकिन उस शांति प्रियता के बीच में भी भिन्न भिन्न तरह की आवाजें आती हैं, और जब वो देखते हैं कि सत्ता के लोग ही उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनका विश्वास अपनी व्यवस्था से उठ जाता है। मैं बड़े दर्द से आपसे कह रहा हूं, इसलिए मैंने इन बातों को आपके सामने रखा कि छात्रों ने मुझे अपनी भावना की बात बताई। दोस्तों, अब आपको क्या कह के संबोधित करें? दुख के साथी, परेशान साथी,
मित्र कहना नहीं चाहता, दोस्त बहुत लोग कहने लगे हैं। मैं सोच रहा हूं कि आपको बंधु कहूं या क्या कहूं, किस नाम से संबोधित करूं। इसका रीजन ये है कि जो आज देश में हो रहा है पिछले 3 दिनों से, एक नौजवान लड़का जो 2 साल हुए पत्रकारिता में, 2 या 3 साल हुए, मनदीप पूनिया आया, उस मनदीप पूनिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार किया? क्योंकि वो पत्रकारिता में ईमानदारी से काम करना चाहता था और वो एक कैमरे से, मोबाइल कैमरे से शॉट्स ले रहा था जहां की कहां पर किस तरीके से किसानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, किसानों में फूट डालने की योजना बन रही है, किसानों को मारने की बात हो रही है, उसने उनको रिकॉर्ड कर लिया। और हमारी स्वनाम धन्य भारत की पुलिस जो अपने को अपना मुकाबला करती है स्कॉटलैंड यार्ड से लंदन के, उसने उन्हें पकड़ लिया कि तुम जो दिखाना चाहते हो, जिसको तुम शूट कर रहे हो, वो देशद्रोह है। मोबाइल से एक आंदोलन को कवर करना और उन चीजों को कवर करना जो कॉन्स्पिरेसी के दायरे में आती हैं, पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया जो इन चीजों को एक्सपोज करना चाहता है। और मैं शाबाशी देता हूं उम्र को या नौजवानी को, क्योंकि यही तो उम्र है जो भगत सिंह बनाती है, चंद्रशेखर आजाद बनाती है, यही उम्र सुभाष चंद्र बोस भी बनाती है, और यही उम्र 1920, 21, 22, 23 के मोहनदास करमचंदी का भी निर्माण करती है, जो जब दक्षिण अफ्रीका से आए, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनसे कहा कि मुझे बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कुछ मत करो, तुम 1 साल पूरे हिंदुस्तान में घूमो और हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी का अध्ययन करो। गांधी जी जो बाद में बापू कहलाए, गांधी जी ने कहने लगे, श्री मोहनदास करमचंद गांधी, वो सारे देश में घूमे, उन्होंने देश के लोगों से बातचीत की, थर्ड क्लास में घूमे। उन दिनों रेल में एक थर्ड क्लास का भी डिब्बा होता था, बिल्कुल सामान्य, जिसमें सिर्फ आप बैठ सकते हैं। गांधी जी उसमें बैठ करके सारे देश में घूमे, लोगों को देखा, उनके कपड़े देखा, उनका खाना देखा, उनका पहनावा देखा, उनसे बात की, उनका दर्द जाना, उनकी चिंता जानी। और उस चिंता को जानने के बाद वो देश के बापू बने, जिनके नेतृत्व में इस देश के लोगों ने अहिंसक लड़ाई लड़ी और आजादी हासिल की। बहुत से लोगों के अपने अपने बयान हैं किसने क्या किया। हमने अभी पिछले रविवार को बातचीत की तुषार गांधी से, जो गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, उनके पड़पोते हैं। उन्होंने जो बताया, जिस तरीके से बताया सारे अपने अनुभव, वो सारे अनुभव लोगों के सीखने की चीज है। पर जिस उम्र की मैं बात कर रहा हूं, जिस उम्र को लोग अनदेखा कर रहे हैं, वो उम्र भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर और गांधी तो बनाती ही है। क्या आज हमें उन्हें वैसे ही निराश करना चाहिए? और उस उम्र में जो जज्बा है, जो इन छात्रों का जज्बा है, या किसानों का जज्बा है, या नौजवानों का जज्बा है, या उस मनदीप का जज्बा है, मनदीप पूनिया का, कि अपनी उम्र में जो आदर्श होता है, जो कुछ करने का जज्बा होता है, कुछ नए खोजने का मन होता है, उसने वो ढूंढा। क्या वो देशद्रोह कर रहा था? आज मुझे वरिष्ठ पत्रकार मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 जगह परिभाषा की है कि देशद्रोह क्या है, लेकिन बिना उसको समझे हुए पुलिस ने उसके ऊपर देशद्रोह का चार्ज लगा दिया। और हमारे यहाँ हमारा महान सिस्टम, महान व्यवस्था, पुलिस के आरोप, अगर पुलिस के ऊपर झूठा, पुलिस किसी के ऊपर झूठा भी केस कर दे, तो उससे लड़ते लड़ते उसके कम से कम 5-6 साल बीत जाते हैं उससे निकलने में। और ऐसे केसेस तो बहुत आए हैं कि लोगों ने 15-15, 12-12 साल जेल में बिता दिए, और बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो पकड़ा गया है वो निर्दोष है। वो जब बाहर आता है, उसकी आधी से ज्यादा जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है, उसकी फैमिली बर्बाद हो चुकी होती है, उसकी संपत्ति के ऊपर अड़ोस पड़ोस के लोग कब्जा कर चुके होते हैं। वो क्या करें?
उनमें बहुत सारे इतने निराश हो जाते हैं जो आत्महत्या की सोचते हैं। ये हमारे देश का सिस्टम है और इस सिस्टम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जिसे कोर्ट बाद में बरी करता है उसको सजा देने वाला व्यक्ति भले ही रिटायर हो चुका हो, वो जज उसे कानून के कटघरे में लाना चाहिए कि उसी कानून की किताब को पढ़ करके, दो कानून की किताब हमारे यहाँ नहीं है, दो संविधान नहीं है, उस कानून की किताब को पढ़कर कि जिस जज ने तुम्हें जमानत नहीं दी और बिना जमानत के तुम जेल में रहे या तुम्हें सजा दे दी और सुप्रीम कोर्ट उसी कानून की किताब को पढ़ करके तुम्हें निर्दोष करार दे रहा है, तो वो आदमी सिरे से ऊपर तक झूठा और गलत है। भले ही वो किसी अदालत का जज हो, वो भले ही कहीं का वकील हो, इन सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कभी ये फैसला देता है कि ये फैसला गलत है और जेल में जो इतने दिनों से व्यक्ति बंद है उसने कोई अपराध नहीं किया है, तो उस जज को, वकीलों को सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो यहां पर उस जज की कुर्सी के ऊपर बैठ के भ्रष्टाचार करने वाले, गलत न्याय देने वाले, अपने मन की भड़ास निकालने वाले, अपना बदला निकालने के लिए लोग फैसले देंगे, पैसे लेके फैसले देंगे। लेकिन अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दें, फिक्स करने की मांग कोई करेगा नहीं। हालांकि सबके मन में है कि ये फैसला होना चाहिए कि अगर 20 साल के बाद भी फैसला होता है और उसका फैसला गलत साबित होता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मनदीप एक सिर्फ वीडियो बना रहे थे और उन्हें जब पुलिस पकड़ के जेल ले जा रही थी उसका मनोबल बिल्कुल नहीं कम हुआ, वो मुस्कुराते हुए जेल गया। उसका पता पुलिस ने किसी को नहीं दिया, सारे लोग, उसके दोस्त, कुछ प्रो पीपल जर्नलिस्ट सारी रात तलाशते रहे, वो है कहां, गायब। उसकी पत्नी पागलों की तरह घूमती रही, उसके परिवार के, उसकी बहनें घूमती रही, किसी को नहीं पता चला कि वो कहां है। ये है तो हमारा सिस्टम। आपने पूरे देश को कश्मीर बना दिया, किसी को पकड़ लिया उसे जेल में डाल दिया, किसी को पकड़ लिया उसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा दिया। इंटरनेट बंद है, दिल्ली के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद है, हरियाणा के सारे जिलों में इंटरनेट बंद है। क्यों इंटरनेट बंद है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उनमें आपस में कोई बातचीत हो। इसके बाद दिल्ली आने वाली सड़कों पर खंडक खोदे गए हैं, दिल्ली आने वाली सड़कों के ऊपर बड़े बड़े कंक्रीट के अवरोध निर्मित कर दिए गए हैं। अच्छी खासी बनी हुई सड़कों की दुर्गति और उसके ऊपर उसके बाद फिर फरलांग तक अवरोध खड़े किए गए हैं। और इतना ही नहीं, इन अवरोधों के ऊपर ऐसे कटीले तार लगाए गए हैं जो आपने फिल्मों में भारत पाकिस्तान की सीमा के ऊपर लगे हुए देखे, गोल गोल बड़े बड़े, ताकि मक्खी भी ना निकल सके, इस तरीके के अवरोध खड़े किए गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे देश में कोई विदेशी ताकत है, वो किसानों को विदेशी ताकत मान रहे हैं कि वो कहीं दिल्ली में ना आ जाए। ये कौन कर रहा है? ये हमारी देशभक्त सरकार कर रही है, देशभक्ति के नाम पे कर रही है। अब ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने लिया है, गृह मंत्री जी ने लिया है, किसी सचिव ने लिया है, किसने लिया है? लेकिन हाँ, आपने ये बता दिया कि आप इस देश के बड़े हिस्से को अपने देश का नागरिक नहीं मानते। और यही सबसे बड़ी दुख की चीज है कि हमारी सरकार जो हमारे वोट से बनी, जिसने अपने वोट से प्रधानमंत्री बनाया, जो उनके साथ लगातार खड़ी रही 7 साल से, अभी भी उनकी आलोचना ही करती है। लेकिन आपको तो आलोचना की जगह अगर कोई सवाल कहीं पूछ ले तो आपको लगता है कि ये देशद्रोह का काम कर रहा है। ये स्थिति क्यों आप पैदा कर रहे हैं? आपने इंदिरा गांधी का हश्र नहीं देखा? मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये देश
ऐसा देश है जहां मानवता की संस्कृति को तरजीह दी जाती है। यहां पर वैमनस्य की भाषा नहीं बोली जाती है, बोली जाती है तो प्यार की बोली। आपने या तो प्रेमचंद को नहीं पढ़ा, या तो शरद चंद्र को नहीं पढ़ा, या आपने जयशंकर प्रसाद को नहीं पढ़ा, या आपने महादेवी वर्मा को नहीं पढ़ा, या दक्षिण के कवियों को आपने नहीं पढ़ा। आप उनको पढ़ लीजिए ना, देखिए उन्होंने क्या लिखा है। कबीर रहीम तो मैं अलग करता हूं क्योंकि अभी तक किसी ने कहा नहीं, शायद कह दे कि कबीर तो मुसलमान थे, वो तो ऐसी बात लिखते ही लिखते। हो सकता है कोई कह दे, माफ कीजिएगा मैं ये शंका जाहिर कर रहा हूं, कोई कुछ भी कह सकता है। जब आप गोडसे की तारीफ कर सकते हैं, सदन में उसके पक्ष में नारे लगा सकते हैं, सेमिनार कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उस विचारधारा के लोग। इस देश का किसान जो 100% शांति प्रिय है, उसके ऊपर अगर लाल किले में घुसने का चार्ज लगाया जा सकता है, ये जानते हुए कि उसके संबंध किससे हैं, ये जानते हुए भी कि वो किससे मिलता है, क्योंकि उसने खुद ये सारे सबूत फोटोग्राफ और वॉइस क्लिप के जरिए देश को दिए, और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री को दुख हो रहा है कि लाल किले में झंडे का अपमान हुआ, तिरंगे का या लाल किले का अपमान हुआ, उन्होंने अपनी मन की बात में कहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये दबाव नहीं डाल रहे हैं कि जिस आदमी के ऊपर इसका, क्योंकि उसकी स्वीकारोक्ति है सोशल मीडिया पे वीडियो में कि हाँ ये मैंने किया, लेकिन मैं कब आऊंगा, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा। दिल्ली पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है, हरियाणा की पुलिस, पंजाब पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है, इंटेलिजेंस एजेंसी उस व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रही है। कैसे पकड़ पाएंगे? वो तो फोटो दिखा रहा होगा कि मेरे साथ प्रधानमंत्री जी का फोटो है, मेरे साथ गृह मंत्री जी का फोटो है, मेरे साथ बहुत बड़े एक्टर धर्मेंद्र का और हेमा मालिनी का फोटो है जो इस समय संसद की सदस्य हैं, और मेरे पास सनी देओल का फोटो है जिनकी बाइट है, जो संसद के सदस्य हैं, कि ये दीप मेरा छोटा भाई। और इन सारी चीजों को इस देश के न्यूज चैनल्स ने नहीं दिखाया। अगर इसका फोटो किसी विरोधी दल के नेता के साथ होता तो आप देखते कि इस समय सारा मीडिया और सारी सरकार उस विरोधी दल के नेता को इतना कोंचते कि वो आत्महत्या की मानसिकता में पहुंच जाता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि एक पत्रकार को जेल भेजने का मतलब है कि लोकतंत्र की आस्था को समाप्त करने की शुरुआत करना, और लोगों में ये विश्वास पैदा करना कि हमने जिन्हें लोकतंत्र के नाम पे वोट दिया वो लोग लोकतंत्र नहीं चाहते। हालांकि बहुत लोग बात करने लगे हैं कि आज की सत्तारूढ़ पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी नहीं है, श्री लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की पार्टी नहीं है, ये दीनदयाल उपाध्याय की भी पार्टी नहीं है, ये तो कुछ और है। लोग कहते हैं गणेश की मूर्ति बनाते बनाते बंदर बन गया। मैं इसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन लोग अपने मन से अब बहुत सारी चीजें कहने लगे हैं। सोशल मीडिया जिसका खुद प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्रचार किया, मुझे याद है सेना के बीच वो गए थे कि आप चैनल और अखबारों को छोड़ दीजिए, आप सोशल मीडिया पे भरोसा कीजिए, सोशल मीडिया आपके तारीफों की, बहादुरी के गुणगानों से भरा पड़ा है। और उन्होंने डिजिटल इंडिया और इंटरनेट का इतना प्रचार किया, सोशल मीडिया का, फेसबुक का, ट्विटर का, और खुद भी वो देश को, दुनिया को ट्विटर पे संबोधित करते हैं। वो जो करते थे उसका आज परिणाम क्या है? वही सोशल मीडिया देश के सोचने समझने वाले लोग, सोशल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, फिल्मों में काम करने वाले कलाकार, लेखक, उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए ट्विटर ने। ट्विटर सरकारी संस्था नहीं है, फेसबुक सरकारी संस्था नहीं है, लेकिन टेढ़े रंग से है, क्योंकि अब इनके मालिक
रिलायंस के सुनाम धन्य और हिंदुस्तान के लगभग सारे न्यूज चैनल्स में विनिवेश करने वाले श्री मुकेश अंबानी। हम जब बात करते हैं इंटरनेट के ऊपर देश के लोगों से, देश के पत्रकारों से, आज मैं बात कर रहा था, कमर वहीद नकवी आप सब लोग जानते होंगे। कमर वहीद नकवी इस देश के बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्र प्रताप सिंह के बाद आज तक को एक शेप दी, पूरे आज तक को, और इसका गवाह और कोई नहीं, मैं हूं। एक बार वो गुस्से में छोड़ के आ गए तो मेरे ही कहने से अरुण पुरी जी ने उन्हें दोबारा बुलाया, क्योंकि उनका चैनल उनसे संभल नहीं रहा था आज तक। इस क्षमता का व्यक्ति आज एक प्रोग्राम में था और दूसरे थे प्रसिद्ध पत्रकार शीतल पी सिंह, और मेरा ही सिस्टम उड़ गया मतलब काट दिया मुझे। 20 मिनट मुझे लगे, कोई दूसरा फोन मैंने मंगाया, उस फोन से मैंने कोशिश की कि मैं जुड़ सकूं, लेकिन जब तक मैं जुड़ूं तब तक प्रोग्राम खत्म हो गया था। आप सेलेक्टेड नहीं, आप सारे के सारे लोगों को, ये सरकार जो किसानों की बात करती है उसकी बात फैलाना ही नहीं चाहती, पहुंचाना ही नहीं चाहती है। तो मैंने कहा कि पूरा हरियाणा इंटरनेट से बंद है। अब लोगों को पता चलता होगा कि कश्मीर के लिए जब ये सब हो रहा था कश्मीर में, हम उसकी तारीफ कर रहे थे। आज पूरा देश, खासकर दिल्ली, हरियाणा, कश्मीर का, उत्तर भारत का उदाहरण बन गया है। मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता, क्योंकि सरकार की आलोचना जब सुप्रीम कोर्ट करने की हिम्मत नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगा। मैं तो ये उस बुद्धि को परखना चाहता हूं जो बुद्धि इस देश को अगले 50 साल चलाने की बात करती है। उन्हें लगता है कि उनसे वो सवाल का जवाब नहीं देते तो इतिहास भी उनसे सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि अगर आप मानते हैं कि आप नया इतिहास लिख देंगे, तो बहुत सारे लोग हैं जो मानते हैं कि वो नई चीज बना लेंगे, पर वो नारद की तरह उस भ्रम में रहते हैं कि मैं सबसे सुंदर हूं इस सभा में, जबकि चेहरा उनका बंदर का था। रामायण की, पुराणों की कहानी सुनी है ना, कि स्वयंवर हो रहा था जिसमें नारद जी गए थे भगवान विष्णु के पास कि मुझे सबसे सुंदर बना दो। उन्होंने उन्हें एक आशीर्वाद दिया, उनका घमंड तोड़ने के लिए उनका चेहरा बंदर का हो गया, और वो अपने को सबसे सुंदर मान करके चल रहे थे। सारी सभा उन्हें देख के हंस रही थी, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे क्यों देख के लोग हंस रहे हैं। जब उन्हें ज्ञान हुआ तब वो भगवान विष्णु के पैरों में लौट गए कि प्रभु आपने मेरा घमंड तोड़ दिया। ये मैं हिंदुओं के ग्रंथों की कथा आपको सुना रहा हूं। हिंदुओं में भी एक सनातन हिंदू है और एक हिंदुत्व वाला हिंदू है। मैंने जितने पंडितों से बात की, जितने साधुओं से बात की, मैंने स्वामी सर्वदानंद से इंटरव्यू लिया, मैंने महंत जन्मेजय शरण जो अयोध्या में रसिक पीठ के पीठाधीश्वर, उनसे बात की। वो सब कहते हैं कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, जिसमें प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मिलजुल के काम करना, ये हमारी 10,000 साल की संस्कृति है। 5,000 की संस्कृति तो लिखित है हमारे, और उसे आज लोग तोड़ करके 5 साल की संस्कृति में बदलना चाहते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, शायद आपको समझ में आता हो तो आप उसका समर्थन कीजिए। लेकिन ये मान के चलिए कि जो देश में आज हो रहा है, जो दिल्ली की सीमाओं पे हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, जो नौजवानों के साथ हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीजें जिस दिन मिल जाएंगी उस दिन देश में शांति नहीं रहेगी। तब हम शांति की कामना करेंगे और शांति हमारे पास से निकल के पीस कहीं दूर जा खड़ी हो। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो इसी भ्रमजाल में हैं।
इनमें पाकिस्तान भी है, जिसमें यमन भी है, जिसमें लेबनान भी है, और अब तो रूस भी उसके जाल में फंसता जा रहा है। हमारे देश के आदर्श वही हैं जिन आदर्शों को महात्मा गांधी ने अपनाया था। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा। मैं संतोष भारती शो में आज बस इतना ही। कल आपसे दिन में 12 बजे मुलाकात होगी द लाउड फार्मर शो में, और हम आज से लेके और कल के बीच, यानी आज रात से लेकर के और कल 12 बजे के बीच में क्या हुआ है उसकी जितनी जानकारी हमारे पास है हम आपके पास रखेंगे। आपको बहुत सारे लोग जानकारी दे रहे होंगे, पर मुझे विश्वास है कि न्यूज़ चैनल से अलग जानकारी या अलग सोचने के बिंदु या अलग सोचने की खुराक आपको कई सारी जगहों से मिलती होगी। हम भी कोशिश करते हैं कि आपके सामने हम सोचने का एक नया धरातल पेश करें, जिसमें आपको सोचना चाहिए, बजाय इसके कि आप सीरियल देखें या टेलीविजन न्यूज़ चैनल जिस तरीके से आपके सामने भ्रम पैदा करते हैं, आप उनसे थोड़ा दूर जाएं। और इन छात्रों की परेशानियों को लेकर, जो आपके शहर के भी छात्र की परेशानी है, आपके भी बच्चे की परेशानी है, सारे देश के नौजवानों की परेशानी है जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वो कैसे पढ़ पाएंगे, सोचिए इसके ऊपर। प्रोग्राम समाप्त करता हूँ। कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति आपसे चाहता हूँ, और अंत में यही कहता हूँ कि कल सवेरे जब आप उठें तो आप जो पहले 10 लोग मिले उनसे मुस्कुरा के मिलें। आप देखिए वो आपको दिल से आपका कितना आभार प्रकट करेंगे, और हो सकता है वो भी जिससे मिलें उससे मुस्कुरा के मिलें। और ये मुस्कुरा के मिलने का तरीका तनाव को दूर भगाता है, आपसी वैमनस्य को दूर करता है, और पॉजिटिव थिंकिंग की नींव डालता है। नमस्कार, जय हिंद।